बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आप ख़बरों से वाकिफ़ नहीं हैं कि कल क्या क्या डेवलपमेंट हुई, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपको सुबह सुबह बता देते हैं जी क्या हो रहा है इस वक्त। तो आजकल एक जो हॉट टॉपिक है वो है पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबी है, उसकी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी है, इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और आपको सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसे बयान देखने को मिलते हैं जो बाद में टीवी चैनल्स की जीनत भी बनते हैं। पाकिस्तान जी एक बार फिर आलमी सिफारतकारी के मरकज़ में आ खड़ा हुआ है, जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी का खात्मा है, जंग बंदी में इसके किरदार है, उसको आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान के साथ जंग के जल्द खात्मे का इंदिया दिया है, बल्कि पाकिस्तान की क़यादत हो, खुसूसन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिशों को खुले अल्फाज में सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नहायत जिम्मेदाराना और मस्बत किरदार अदा किया और यही कोशिशें इस बहरान को हल की तरफ लेके जा रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ जंग तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और बहुत जल्द एक बाज़ाब्ता मुआहिदा सामने आ सकता है। इनका मौक़िफ़ ये भी था कि ये इक़दाम ईरान की जो जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए ज़रूरी थे, ताहम अब हालात बेहतरी की जानिब गामज़न है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी पाकिस्तानी क़यादत को बेहतरीन करार देते हुए यहाँ तक कहा कि अगर ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाता है तो वो इस्लामाबाद आने पर भी गौर कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी किरदार की एक वाज़ेह अलामत है। इस तमाम सूरत हाल में जी पाकिस्तान ने न सिर्फ एक मौसर सालिस के तौर पर सामने आया, बल्कि ख़ित्ते में कहा जाए कि अमन और इस्तेहकाम के लिए भी एक कलीदी शराकत दारी के तौर पर भी अपनी हैसियत को मनवाया है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, चूँकि हमने फील्ड मार्शल का जिक्र किया जो कि ईरान के दौरे पे थे और इसके साथ साथ दीगर मामलात को हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इस सारे मामले को प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे सारे मामले को। इस हवाले से हम तज्जिया लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच सफिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आगाज़ मैं इसी हवाले से करूँगी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो बयानात आते हैं और उसके बाद अब ये जो हमारा मुल्क है, हमारी जो क़यादत है, उसको सराहा जाना, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि इस्लामाबाद ने जिस तरीके से यहाँ पर वो पहला फ़ेज़ गुजरा और अब दूसरे मरहले को होस्ट करने के लिए हम जैसे तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या तज्जिया है इस पर? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने इनवाइट किया, हमारे नाजरीन को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखें, पिछले प्रोग्राम में आपसे ये बात हुई थी कि पाकिस्तान हैज़ बिकम अ रिलायबल पार्टनर, अ रिलायबल पीस पार्टनर, और दोनों तरफ से हम पे एतमाद किया जा रहा है। आल्दो देवर सर्टेन अदर एवेन्यूज लाइक जेनेवा था, लाइक टर्किया था, लाइक रियाद था, बट द प्रेफरेंस वाज गिवन टू पाकिस्तान फ्रॉम बोथ साइड्स। ईरान तो हम पे बहुत माशाल्लाह ट्रस्ट करता है, और अभी जैसे आपने भी खुद कहा कि ट्रम्प आल्सो सेड कि हम पाकिस्तान को ही प्रेफर करेंगे। पाकिस्तान कोटेड एंड कोटेड हैज़ बिकम एन इनक्रेडिबल होस्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अज़राए मजाक ये कह दूं कि शायद पाकिस्तानियों ने मिस्टर जेडी वैंस को पाए और निहारी बहुत ज़्यादा खिला दी थी, जिसकी वजह से ही सो इम्प्रेस्ड कि अब बार बार नहीं, बट ऑन सीरियस नोट डेफिनेटली वी आर ए गुड होस्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी बट इन टर्म्स ऑफ खाना पीना। आपको पता है कि हम माशाल्लाह इस मामले में, एंड आई टेल यू, आई बीन टू सेवरल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अमेरिका में, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में, बट रियली दे ईट फॉर फीडिंग देयर स्टमक। बट हम लोग जो है ना पाकिस्तानी, ये मजे के लिए खाते हैं, हम तो रियली जीते ही बिलीव। खाने के लिए सर, मुझे लगता है हमारा मकसद ही जिंदगी का खाना चलें है। आप ये चलें आप ये कह लें, एंड यू नो इन ओल्ड वर्जन देयर इज अ सेइंग कि अगर किसी के दिमाग में घुसना है ना, तो आप उसके पेट के जरिए पेट का, घुसे हाँ। जाए। मीनिंग क्या है? हाँ, मीनिंग देयर बाय कि उसको अच्छे खाने खिलाएं, अच्छी दावत करें, और अच्छी अच्छी फिर चीज़ें निकलेंगी। बट ऑन ए सीरियस नोट, डेफिनेटली पाकिस्तान, जैसे अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सॉरी, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि देयर वर अदर एवेन्यूज, देयर वर अदर इंटरमीडिएटर्स, but we believe that Pakistan is a good host, and President Trump is willing, probably willing, to even travel to Islamabad for signing this agreement. And I think जो हमारी डिप्लोमेसी है,
हमारे दोनों लीडरान जो है ईरान भी जा रहे हैं, सऊदी अरब भी जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में भी जा रहे हैं, एंड सून आफ्टर बट आई हैव हर्ड कि फील्ड मार्शल साहब शायद अमेरिका भी जाएंगे, सो दैट बिहाइंड द सीन बिफोर दे कम टू इस्लामाबाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक तरफ अभी कुछ दिन, बल्कि मैं तो दिन भी करना भूल जाती हूँ, क्योंकि सुबह प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ और कहते हैं, शाम को उनकी स्टेटमेंट कोई और होती है। आई थिंक वो डेज़ पे भी नहीं, कुछ घंटों में मुहित होता है स्टेटमेंट का बदलना। लेकिन कुछ स्टेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से बहुत सारी बातें थी और उन्होंने कहा जी बंद करेंगे, फिर उस पर चार्ज करेंगे, और फिर ईरान ने उस पर रिटेलिएट किया, या जो भी मामला हुआ, जंगबंदी के दौरान भी ये सारी चीज़ें होती रहीं। अब एकदम से वो कहते हैं हम बाज़ाब्ता किसी मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद या कुछ घंटों के बाद उनकी स्टेटमेंट बदल जाती है। इस स्टेटमेंट को हमें किस हद तक समझना है कि ये सीरियस स्टेटमेंट है कि हम मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि वो 1-2 घंटे बाद कोई और ट्वीट कर दें। नहीं अरमला, देखिए डिप्लोमेसी में ना पोस्टरिंग बड़ी ज़रूरी होती है, एंड पोस्टरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी टीम मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह कर रही है, लेकिन उसके मुकाबले में जो क्या कहते हैं असल पत्ते जो है ना, या असल जो इनिशिएटिव है ईरान के पास है। अगर आपको याद हो तो इट वाज जीडी वैंस एंड हिज टीम ही लेफ्ट पाकिस्तान, तो ईरानी तो नहीं गए थे, ईरानी तो केप्ट ऑन वेटिंग। और ये बात आप देखें कि ईरानियन डेलीगेशन हैड कम विद ऑल द पावर फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उसके मुकाबले में जेडी वैंस ने कोई खुद उसने कहा है कि मैंने 12 या 15 दफ़ा जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात की है। सो दिस मेक्स अ वेरी लॉट ऑफ डिफरेंस कि अगर जेडी वैंस जो है वो फुल अथॉरिटी से नहीं आता और ईरानियन फुल अथॉरिटी से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे जाएंगी। लेकिन जैसे आपने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है, देखिए मजाकन तो ये अच्छी बात है कि जंग से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, जंग के बाद बंद हो गया, अब फिर जंग के बाद बंद हो गया, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको बंद करना चाह रहे हैं। सो ये मेरा ख्याल है उनकी मैं तो नहीं पब्लिकली अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की नाइवनेस है कि वो ये समझते हैं कि इन चीज़ों से जो है शायद ईरान इम्प्रेस हो जाए। नो, लेकिन जो जो कंटेंशियस इश्यूज थे उस पर मेरा ख्याल है काफ़ी पेशरफ्त हो गई है, और अभी जो लेबनान में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है 10 दिन के लिए, दैट विल गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू इरानियंस। और दूसरी बात यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये कंटेंशियस इश्यूज था कि न्यूक्लियर यूरेनियम को फ्रीज किया जाए। वो 5 साल कह रहे हैं, वो 20 साल कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 10 पे कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा और न्यूक्लियर फ्रीज हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं अब लगती। हाँ, एक चीज़ जो है वो ईरान को जो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, वो उनके जो एसेट्स रिलीज होंगे विच आर मोर देन $100 बिलियन, ये आप ख्याल करें। So Iran would become a very important country in the entire Middle Eastern region due to these negotiations. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ प्रोफेसर मेरे एक और सवाल भी है, जैसे आपने जंगबंदी के मामले पे कहा कि अब लेबनान में भी चूँकि मुआहदा हुआ है 10 दिन की जंगबंदी के हवाले से, क्योंकि ईरान का एक मेजर कंसर्न जो था वो लेबनान पे अटैक्स भी था, और उसके साथ साथ जोहरी हथियार के हवाले से जो कि रिजर्वेशन यूएस को थी, और अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है कि हम नतीजा खेज़ किसी मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत मेजर पॉइंट था उन नकात के ऊपर जिस पे एक डेडलॉक बरकरार था। इस पे कोई बीच का रास्ता निकालना ईरान के लिए भी और यूएस के लिए भी ये भी एक थोड़ी ट्रिकी चीज़ होगी। देखिए अरमला, जो चीज़ें हमें ऑन द फेस नज़र आती ना वो एक्चुअली होती नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ अगर हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखें या फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इस वक्त इजरायली इकोनॉमी को ना 120-130 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है ड्यू टू द वॉर। ये सिर्फ इसराइल को है, गल्फ स्टेट्स की तो बात ही नहीं, अभी तो एस्टिमेट्स ही कर रहे हैं, एंड इट विल टेक ईयर्स for the Gulf states to come back because they were thought to be economic hub हैं, वो बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट हैं। तो ये बहुत बड़े मसाइल, और ख़ुद अमेरिका के अंदर आप देखें, कल ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत बड़ी एक शिकस्त से बच गए हैं। 53 to 47 वोट हुआ है सेनेट में। अगर वो मतलब 3 वोट इधर हो जाते तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि उनका इन्फ्लेशन कहाँ पे चला गया, 36 to 40 ट्रिलियन डॉलर पे उनकी जो है वो डेट चले गए हैं, फाइनेंशियल डेट चले गए हैं। अमेरिकन इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है, तो लिहाजा ट्रम्प के लिए ये बहुत अच्छा मौका है
कि इस डिप्लोमेसी को वो विन करें और वो अपने आप को फिर अगेन प्रूव करेंगे मैंने एक और जंग बंद करा दी। सो ही इज काइंड ऑफ अ गाय वुड लाइक टू डू दैट। लेकिन ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा है कि ईरान को भी, अपनी पब्लिक के लिए भी, अपने जो पार्टनर्स हैं लेबनान में, यमन में और फलस्तीन में, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी ज़रूरी है कि जो वो खुद गेन हासिल कर रहे हैं वो बाकी जगहों पे भी आए, हुतीस के लिए भी आए, फलस्तीनियंस के लिए भी आए और लेबनान के लिए भी आए। सो मेजर पेश रफ्त है। आई थिंक पाकिस्तान हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब तक आप प्री कंडीशंस को नहीं मीट करेंगे, ईरानियन वुड नॉट कम बैक। बिल्कुल ठीक है। दूसरी जानिब प्रोफेसर साहब, एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल ईरान में थे, दूसरी जानिब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी दौरे पे थे, तो ये दोनों अहम शख्सियात जिनका बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार रहा है सारे मामले के अंदर, जो कि पूरी दुनिया सराह रही है, ये जो दौरे थे दोनों के रिस्पेक्टिवली कितने इम्पोर्टेंस के हामिल थे? बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम दूसरा फेज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो उससे पहले एक बेस बनाना जो कि बनी हुई है, बट स्टिल उस पर बहुत सारी प्री निगोसिएशंस और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जिनके साथ ये मीटिंग्स या दौरे हो रहे हैं उनको भी ऑन बोर्ड करना बहुत सारे मामलात पे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंस का हामिल रहा है। जी जी बिल्कुल, इसमें दूसरी कोई शक, देखें जो क्वाइट डिप्लोमेसी होती है ना, उसमें चीज़ों को पर्सनल लेवल पे लेके जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ट्रस्ट इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत ने डेवलप कर लिया है ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप देखें ना, कतर भी एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है हमारे लिए भी, सऊदी अरब, कतर और गल्फ स्टेट्स, टर्किया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है। और यहाँ पे जाके पर्सनली उनको कन्विंस भी करना और उनसे बात भी करना कि ये चीज़ें जो हैं बहुत आम है, खित्ते के लिए आम है, बायलैटरली आम है, और सेम इज़ द केस विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन आपके तवज्जुह से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी क़यादत जो है इस पूरे नेगोशिएशन को फैसिलिटेट कर रही है, मीडिएट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को अपने लिए भी दो एक चीज़ें कर लेनी चाहिए। और इसमें दो एक चीज़ों में अभी गुड इनफ कि हमें सऊदी अरब ने हमें $2 बिलियन दे दिए और $3 बिलियन भी और देंगे, मतलब ये पाकिस्तान की किटी में होंगे। लेकिन हमें ये जो रिलीफ है, ये जो हमारे कर्जाजात हैं, इसमें रिलीफ मेजर मिलना चाहिए, नंबर एक। नंबर टू, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, उस पे हमें कुछ अमेरिकन से बात करनी चाहिए कि अगर आप ये रिलीफ हमें दे दें, सो दैट पाकिस्तान कुड बी इन ईज पोजीशन। 25 to 30% अगर पाकिस्तान की एनर्जी डिमांड्स अगर ईरान गैस पाइपलाइन से मिलती हैं, एंड फिर हम ईरान की तारीफ किए बगैर तो नहीं रह सकते कि $18 बिलियन जो है वो डैमेजेस हैं अगर पाकिस्तान जो है इस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को आगे नहीं बढ़ाता। तो सो फार द ईरानियन चुप बैठे हुए हैं। और तीसरा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को कुछ ईजनेस चाहिए विज़ इंडिया और विज़ कश्मीर। तो ये तीन इशू अगर पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए आगे प्रमोट करे, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क़यादत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें हासिल कर सकती है। यू सो राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीम हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर, इस वक्त तज्ज़िया दे रहे थे जो आलमी सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग के 11th एडिशन में जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बड़ी अच्छी कामयाबी का मुजाहरा किया, कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कराची किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। कराची में जी ये मैच खेला गया जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। बैटिंग में बड़ी अच्छी इनिंग्स रही, जबकि जेसन रॉय ने 39 और आजम खान ने 34 रन की इनिंग्स खेली। जो हदफ का ताकुब है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 151 का टारगेट सिर्फ 16वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। समीर मिन्हास के हवाले से बात करें तो 58 रन की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, जबकि डेविड कॉनवॉय ने 53 रन के साथ नॉट आउट रहे। कैप्टन शादाब खान ने 31 स्कोर किया और टीम की जीत में अपना किरदार अदा किया। इनकी कामयाबी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो 13 पॉइंट्स के साथ टॉप कर रहा है और दूसरी जानिब कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। इसी मैच पे तज्जिया लेंगे सैयद हैदर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। जी गुड मॉर्निंग।
जी। सब कल के मैच पे आपका तजिया, चूँकि इस्लामाबाद और कराची, और इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छा बैटिंग का जो उनका आगाज़ था वो रहा। क्या तजिया है आपका कल के मैच के ऊपर? बहुत अच्छा मैच खेला है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और उनके नौजवान बल्लेबाज हैं समीर मिन्हास। पहले भी बहुत अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल चुके हैं। हमने शुरू से कहा है कि बड़े टैलेंटेड और एक बड़ा अच्छा एडिशन हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में। और उनके पास सारे शॉट्स हैं, और बैटिंग करते वक्त वो बड़ी तवज्जो के साथ फोकस होकर बैटिंग करते हैं। वो कोई लेजी शॉट नहीं खेलते हैं, कोई स्लॉग शॉट नहीं खेलते हैं। तो इस्लामाबाद के लिए कल जो टारगेट था वो इतना बड़ा नहीं था। 150 रन जो है वो आजकल इतना बड़ा टारगेट नहीं होते हैं, खासतौर से ऐसी पिचेस पे जहां T20 क्रिकेट हो रही है। तो कराची किंग्स जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गई बड़ा हदफ देने में। अगर 180 या 190 होता तो शायद ये मैच जो है दिलचस्प हो जाता, लेकिन ये एक वन साइडेड एक तरफा मैच रहा। और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स जो हैं वो शुरू से बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो बड़ा बड़ा अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है। स्लॉट्स उनके तीनों जो हैं कंप्लीट हैं। ओपनर्स भी अच्छा कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी, टाइलैंडर्स भी बैटिंग में। बॉलर्स जो हैं उनके कंटेन भी करते हैं, विकेटें भी लेते हैं। तो टीम जो है बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आगे जा रही है। और सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कल के मैच का समीर मिन्हास को देना चाहिए। समीर मिन्हास जो है फ्यूचर में एक बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कराची किंग्स के हवाले से अच्छा स्कोर नहीं था कोई बहुत ज़्यादा, 150 का एक वो टारगेट सेट कर पाए, जिसको आराम से 16वें ओवर में इस्लामाबाद ने चेज़ कर लिया। क्या आपको इशू लगा कल कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के साथ? पहला इशू तो उनका ये है कि उनके कप्तान डेविड वार्नर जो हैं वो शायद फिट नहीं है, कल का मैच नहीं खेले। जब आपके रेगुलर स्किपर नहीं खेलते हैं तो आपकी टीम पहले ही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उसका बिगड़ जाता है। वो ओपनिंग भी करते हैं, और डेविड वार्नर को वैसे अब उनका टाइम खत्म हो चुका है, न जाने क्यों उनको खिलाया जा रहा है और क्यों उनको लिया गया है पीएसएल में, ये बात समझ से बालातर है। लेकिन बहरहाल दूसरी बात ये है कि उनकी बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं कर रही है पिछले 2-3 मैचों से। पहले शुरू मैचों में उन्होंने अच्छा शो किया था, लेकिन 2-3 मैचों से वो अब जैसन रॉय नए आए हैं। जैसन रॉय वसीम की जगह आए हैं जो यूएई के थे, वापस चले गए हैं, उनको बुला लिया गया। अब जैसन रॉय जो है वो आते ही उन्होंने स्कोर तो किया 30-35, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। तो बैटिंग में उनके जो गैप्स हैं उसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर नहीं हो सका। दूसरी बात ये है कि आपको एक बैटिंग में भी प्लानिंग करनी पड़ती है। बॉलिंग में तो आप करते ही हैं, एक ग्रुप आपका बैकअप होता है, आपका एक प्लान ए बी होता है। लेकिन बैटिंग में भी आपको ख्याल रखना पड़ता है, शॉट सिलेक्शन देखनी पड़ती है, फील्डर्स देखना पड़ते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको माइंड में लेके चलना पड़ती है। और कराची किंग्स के जो बैटर्स थे कल, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाए, इसीलिए बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। अच्छा, बॉलिंग एंड से आप कराची किंग्स के ऊपर तवज्जो दीजिएगा, बिकॉज आई बिलीव कि आपने जैसे अपना इशू आपने एनालिसिस दिया कि उनके जो कैप्टन है वो उस तरीके से फॉर्म में नहीं है, ज़ाहिर है उनको कोई प्रॉब्लम है और वो नहीं खेले, लेकिन उसके साथ साथ बॉलिंग लाइनअप में भी और या बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनालिसिस है आपका कराची किंग्स को लेकर? जो है फ्लॉज आ रहे हैं काफ़ी। हसन अली उनके मैन बॉलर हैं, कल हसन अली भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। फिर एडम संपा उनके सबसे बेहतरीन स्पिनर, दुनिया के माने हुए स्पिनर हैं, T20 क्रिकेट के लेग स्पिनर। कल उनकी बॉलिंग में भी कोई ख़ास बात नहीं थी। तो जब आपके 2 बड़े बॉलर्स जो हैं वो फॉर्म में ना हो या वो अच्छे परफॉर्मेंस ना दे पाएँ, तो बॉलिंग वैसे ही उनकी नीचे आ जाती है। फिर उनके जो बीच के 1-2 ओवर होते हैं जैसे मोइन अली करते हैं, और तो वहाँ पे उनकी बॉलिंग जो है वो भी थोड़ा-सा कमज़ोर रही। तो लेकिन बॉलिंग उसी वक़्त कुछ कर पाती है जब उसके पास एक टारगेट, बड़ा टारगेट होता है डिफेंड करने के लिए। कल कोई बड़ा टारगेट नहीं था बॉलिंग के पास डिफेंड करने के लिए, इसलिए बॉलर्स तो पहले ही वो नीचे आ चुके थे। असल काम बैटर्स का था, बैटर्स ने वो काम नहीं किया जिसकी वज़ह से बॉलर्स का काम भी मुश्किल हो गया। अच्छा जी, अब ओवरऑल ये जो पॉइंट्स टेबल पे हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 13 पॉइंट्स हैं, टॉप कर रहे हैं, अभी तक अनबीटेबल रहे हैं सिवाय एक मैच के, वो भी बारिश की वजह से हुआ डिस्टर्ब। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या हम कराची किंग्स का अगर जिक्र करें, फिर हमारे पास नीचे से भी 2 टीम्स हैं, रावलपिंडी जिन, हैदराबाद किंग्स बिन। ओवरऑल आपको पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल लग रही है, आगे प्लेऑफ्स में आपको क्या लगता है कौन सी टीम थोड़ा डोमिनेट कर सकती है? देखिए, पेशावर से ने तो ऑलरेडी डोमिनेट कर दिया। अब उसको एक मैच जीतना है सिर्फ,
और अगला मैच जीतते ही वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी अच्छी उसमें फॉर्म में है, 9 पॉइंट्स हैं उनके, उनको भी 2 मैच और जीतने हैं, जैसे ही वो 2 मैच जीतेंगे वो भी ग्रुप में क्वालिफाई कर जाएंगे। अब उसके बाद जो 2 टीमें बचती हैं उनमें कंपटीशन है। हैदराबाद किंग्समैन जो है अब उसने अपना टेक ऑफ किया है, पहले 3-4 मैच हारे वो, लेकिन उसके बाद अब वो 3 मैच हारने के बाद अब कंटिन्यू जीत रहे हैं। दूसरी जो टीम है वो मुल्तान सुल्तान्स की है। मुल्तान सुल्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी रेगुलर है, उनके पास बैटिंग स्लॉट बड़ा अच्छा है, उनका ओपनिंग स्लॉट जो है अच्छा जा रहा है, स्टीवन स्मिथ है, शाहजाद फरहान है। तो ये 4 टीमें जो है ये तो अभी हमें सामने आ रही हैं। रावलपिंडी जो है उसका तो कोई चांस नहीं है, उनके चांसेस खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, उनके सारे मैच हार गए हैं वो। उसके बाद लाहौर कलंदर्स जो है उनके लिए भी मुश्किल हो गया है, वो भी पॉइंट्स में नीचे जा रहे हैं। अब आगे उनके जो मैचेस हैं 2 मैच हैं वो मुश्किल टीमों के साथ हैं, इस्लामाबाद के साथ और पेशावर के साथ, तो वो उनके लिए मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडी जो है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। अ, अब रह गए सिर्फ एक ही टीम है जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से टीम है उसके साथ परफॉर्मेंस वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। बिल्कुल सही। क्वेटा की टीम जो है वो भी उनका बैटिंग जो है जो उनका कॉम्बिनेशन था वो फेल हो गया। उन्होंने एक ऐसे ओपनर को, शामिल हुसैन एक नया यंग था, उसको उन्होंने मैन ओपनर रखा, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसने उनको काफ़ी मुतासिर किया है। और आप जब टैलेंट के बजाय सिर्फ जो है बड़े नाम पे या उस पर जाते हैं तो आपको फिर जो है वो मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। तो 4 टीमें हमें ऐसी नज़र आ रही हैं कि वो 4 टीमें अगले मरहले के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मुल्तान की टीम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की है और उसके अलावा हैदराबाद किंग्स इलेवन की है और पेशावर ज़ल्मी की। ये 4 टीमें जो हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अब आगे 3-4 मैच में अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा काम हो जाए जिसमें लाहौर कलंदर ऊपर आ जाए या कराची किंग्स आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सर हमारे साथ मौजूद थे, पीएसएल पे अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू होता दिखाई दे रहा है, जहां बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावज़ कर चुका है। एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी है, दूसरी जानिब बिजली की बढ़ती हुई तलब है। इसने अवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा किया। दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में जो बिजली की मजमूई पैदावार है तकरीबन 14,274 मेगावाट है, जबकि तलब 20,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और दही इलाकों में 14 से 16 घंटे तक बग़ैर किसी स्केड्यूल के लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद शहरी खासे परेशान और गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। बिजली हो, थर्मल हो, सोलर, विंड और न्यूक्लियर समेत मुख्तलिफ ज़राए से जो बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो तलब और रसद का मामला है इसके दरमियान एक बड़ा फ़र्क बरकरार है। ख़ास तौर पर बिजली चोरी वाले इलाकों में सूरत हाल मज़ीद संगीन है, जहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावज़ कर गया है। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि हुकूमत इस बढ़ते हुए बहरान पर कैसे काबू पाएगी, या आवाम की मज़ीद जो तवील लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज़ आई बिलीव कि आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और मामलात, ज़ाहिर है लोड शेडिंग का एक बड़ा सुकून आया था पिछले कुछ अरसे से और साल से, लेकिन अब फिर से वही सिचुएशन दिखाई दे रही है बहुत सारे इलाकों में, जैसे मैंने कहा कि बगैर किसी अनाउंसमेंट के स्केड्यूल की लोड शेडिंग की जा रही है। डॉक्टर बिशारत हसन हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, लोड शेडिंग बड़ा मसला होता है, ज़ाहिर है। अब हम पहले इस मौसम के अंदर गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे थे जो कि अमूमन सर्दियों में होती है। अब ये बिजली का मामला, ज़ाहिर है इस सख्त गर्मी आएगी जैसे जैसे अभी आ चुकी है इनफैक्ट, ऐसे में लोड शेडिंग का दौरानिया खासा ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझाइएगा कि ये ओवरऑल मुल्क में हमारी सूरत हाल है क्या और इसको हम बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाअहली है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की कि उन्होंने इसको प्रॉपरली जो है प्लान नहीं किया। इनको पता था 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी कि इसके बाद जो है सूरत हाल क्या हो सकती है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पर ब्लॉकेड किया जा रहा था ईरान की तरफ से। LNG की सप्लाई तो शुरू में ही बंद हो गई थी और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फोर्स मेजोर की क्लॉज को उन्होंने एक्टिवेट करते हुए कतर ने LNG की सप्लाई पाकिस्तान को बंद कर दी थी। उसके अलावा फर्नेस ऑयल भी आप लेते हैं बाहर से
उसके अलावा इंपोर्टेड कोल पे भी आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी टू शिफ्ट टुवर्ड्स इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल फॉर पावर जनरेशन, इसने अब आपको ये वक्त दिखाया है। आप हैरान हो जाएंगी, इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं, तमाम एम्बेसीज हैं, उनके एम्बेसडर्स हैं, तमाम मिनिस्टर्स यहाँ होते हैं, तमाम हुकूमत यहाँ होती है, इस जैसे शहर में इन्होंने 12 घंटे लोड शेडिंग की है परसों, 1 घंटे के बाद 1 घंटे। और पहले ये होता था कि जिस इलाके के लोग बिल नहीं देते और मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करते हैं, कुंडे इस्तेमाल करते हैं, वहां पे लोड शेडिंग की जाती थी इतनी ज्यादा। दूसरा क्या हुआ कि आप देखें कि क्योंकि पिछले कई साल से लोड शेडिंग नहीं की जा रही थी, तो लोगों की बैटरीज वगैरह खत्म हो चुकी थी, उनके इन्वर्टर्स जो थे, उनके जो यूपीएस थे वो खराब थे, उनके जनरेटर्स जो हैं उनकी ओवरऑलिंग नहीं की गई थी, तो लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। तो लोग तो बिलबिला उठे। 12 घंटे की लोड शेडिंग इस्लामाबाद जैसे शहर में, कुछ इनको ख्याल चाहिए था कि यहाँ पर जो है किस तरह होगा। फिर इंडस्ट्री को लोड शेडिंग, तो आपकी इंडस्ट्री जब बंद हो जाती है तो आपके लाखों लोग बेरोजगार होते हैं, आपके कमर्शियल तमाम ऑपरेशंस रुक गए, घरों में लोग परेशान हो गए। तो इसकी वजह क्या है? पहली वजह यह है कि आपको ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना था, जिसके लिए मैं खुद आई वॉज डायरेक्टर जनरल एट ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। हमने इसकी पॉलिसी बनाई जिसमें कि विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स, इन सब के ऊपर काम शुरू कराया गया। मुल्क में 7,500 मेगावाट्स के ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया, उनको फैसिलिटेशन दी गई, उनके लिए फंडिंग अरेंज करने में मदद दी गई, उनके लिए LOIs इशू हुए, उनको फैसिलिटेट किया गया फॉर इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। उनको मैं खुद लेकर गया बाहर, इसमें शुगर इंडस्ट्री को भी लिया। देखें, अगर शुगर इंडस्ट्री से जो बगास बेस्ड पावर है और जो उनके लिक्विड वेस्ट से पावर बनती है उसी को ले लें तो 5,000 मेगावाट्स तो वो आपको दे सकते हैं। अगर उसमें जो क्रॉप का बायोमास होता है, जो कि क्रॉप वेस्ट होता है, आपने देखा लाहौर में कितना स्मॉग पैदा होता है जब ये क्रॉप्स को जलाते हैं खेतों में। ये सारा जो बायोमास है, जो क्रॉप वेस्ट है, दिस कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो आपको आपकी जो शुगर मिल्स हैं ये कन्वर्ट करके दे सकती हैं। यहाँ पे हमने प्लांट्स लगवाए हुए हैं। 5,000 मेगावाट जो आपका शॉर्टफॉल है उससे भी ज्यादा तो आप एक इंडस्ट्री से ले सकते हैं, लेकिन आपने उसको डेवलप नहीं किया। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपके ऊपर प्रेशर डाला कि आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को ही बंद कर दें और उसका एक्ट रिपील कर दें। जो एक्ट हमने इतनी मुश्किल से पास करवाया था 2010 में पार्लियामेंट से, पहले नेशनल असेंबली से, फिर सेनेट से, वो एक्ट खत्म करवा दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के इनके ऊपर प्रेशर आने से। और ऑल्टरनेटिव एनर्जी का काम जो है वो भी एक और इदारे को दे दिया गया जिसका काम था बेसिकली कि जिसने के इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगवाए थे पाकिस्तान में। तो आपने किल कर दिया ऑल्टरनेटिव एनर्जी को पाकिस्तान में। फिर आप देखेंगे जब सोलर पे मैंने इतना ज्यादा काम करवाया, मुल्क में लेकर आया और कितना बढ़वाया इसको। अब सोलर की नेट मीटरिंग के लिए हमने कितनी कोशिश की, उसके रूल्स बनवाए, रेगुलेशंस बनवाए, इन्होंने आकर उसको भी चेंज कर दिया, जिसका अफसाना ये है इस वक्त मुल्क डार्कनेस में है। और इस वक्त मुल्क जो है ना उसकी इंडस्ट्री चलेगी बगैर बिजली के, ना उसके कमर्शियल इदारे चलेंगे, ना उसके घरों में जो है लोगों के पंखे चलेंगे, AC चलेंगे। तो आगे मैं बहुत एक डार्क फ्यूचर देख रहा हूँ अगर ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी को इन्होंने इस्तेमाल ना किया। इसको ऑल्टरनेट और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्यों नहीं करें? क्या हम अभी इस तरफ आ ही नहीं रहे? हम बाकी चीज़ों पे फोकस किए हुए हैं कि हमारे लिए ये मसला नहीं है कि लोड शेडिंग इतने तवील दौरानिए की हो रही है मुल्क भर में। जी, असल बात यह है कि जब मुल्क में ना ऑयल लॉबी है, पहले थी, उसके बाद अब एक LNG लॉबी भी बन गई है और एक इंपोर्टेड कोल लॉबी बन गई है। ये लोग जब इंपोर्ट करते हैं इनको अरबों रुपए का फायदा होता है। इससे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी फायदा उठाती है, इससे जो सियासतदान है वो भी फायदा उठाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क में ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो, क्योंकि इसमें जो सोर्स होता है, रिसोर्स होता है, वो फ्री होता है। देखिए, सूरज आपको मुफ्त में मिलता है, विंड आपको मुफ्त मिलती है, बायोमास आपको ऑलमोस्ट मुफ्त मिलता है, वेस्ट आपको मुफ्त मिलता है। इस तरह जियोथर्मल है, आपको मुफ्त में ये एनर्जी मिलती है। ये नहीं चाहते क्योंकि इसमें इनके कमीशंस नहीं बनते, इनके किकबैक्स नहीं बनते, इनकी अयाशियां नहीं होती। तो ये ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप नहीं करना चाहते। ऑल्टरनेटिव एनर्जी का जो एक्ट था 2010 का, इन्होंने रिपील करवाया और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक इस गुनाह में इस जो है ना शामिल है इनके साथ, जो कि इस मुल्क के साथ जो ज्यादती की गई है कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी का
एक्ट ही रिपील करा दिया गया। उसमें इनके ऊपर प्रेशर आया था ऑल्टरनेट एशियन डेवलपमेंट बैंक का। बिल्कुल सही। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्यों ये किया, आप ये कोई उनसे पूछे, लेकिन असल वजह ये है जो मैंने आपको बताई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन द एंड डॉक्टर साहब, अब ये जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपने सारा मसला बता दिया कि हमारे सिस्टम के अंदर ये फ्लॉज हैं, तो क्या अब बिकॉज़ आई बिलीव कि आगे जाके तो ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आवाम की मुश्किल तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो इस वेदर के अंदर गैस की लोड शेडिंग पे बड़ी हैरान और परेशान थी, लेकिन अब वो भी है, साथ में बिजली की लोड शेडिंग भी है, और फिर वही बात है कि बिजली चोरी है, फिर बिल्स, अगर बिजली आएगी भी नहीं तो बिल्स भी इतने लंबे लंबे आएंगे। तो ये तो सिस्टम अगर ऐसे हुआ तो हम अपने मज़ीद केओस अल्लाह ना करे उसकी तरफ जाएंगे। देखिए, मैं वो टेक्नोलॉजीज लाया हूँ इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव जराए से गैस भी दे सकता हूँ, ऑल्टरनेटिव जराए से मैं पेट्रोल का नेबल बदल भी दे सकता हूँ, ऑल्टरनेटिव जराए से डीजल का नेबल बदल भी दे सकता हूँ। ना सिर्फ ये कि दावा है, ये हमने करके ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के जरिए दिया है। हमने बायोडीजल की टेक्नोलॉजी पीएसओ को दी है और उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है, और बाकायदा वहाँ पे नर्सरी लगाई गई जट्रोफा की कराची में पीएसओ के ऑफिस में, आगे उन्होंने डेवलप नहीं किया। इसी तरीके से एथेनॉल जो है 20% आप ऐड कर सकते हैं पेट्रोल में, तो 20% तो आपका पेट्रोल का बिल वहीं बच जाता है। एथेनॉल पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है और जराए से भी पैदा किया जा सकता है, मुल्क में पैदा किया जा सकता है। ब्राजील में 90% जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल पे चलती हैं और पाकिस्तान में भी चल सकती हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनको आप मैंडेटरी कर दें कि आइंदा कोई नई गाड़ी पाकिस्तान में आएगी या इस्तेमाल शुदा गाड़ी बाहर से आएगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा। ये आप मैंडेटरी कर दें, इसमें कानून पास करें, मुल्क का ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें, कोई मुल्क के बारे में सोचें कि इस वक्त लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास बिजली अब तो नहीं रही, रोटी नहीं थी खाने को, रोटी जो है वो 30 रुपए से 40 रुपए की मिल रही है। कुछ इनका ख्याल करें, आप लोग ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। तंदूर जो है वो गैस जलाते हैं, तंदूर पे आपको गैस ना मिले तो आपको रोटी नहीं मिल सकती। तो हम ऑल्टरनेटिव वजह से, मैं दावा करता हूं, मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में दिया है इन गवर्नमेंट को कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव जराए से गैस भी देता हूं, बिजली भी देता हूं, पेट्रोल भी देता हूं और उसका नेमुल बदल डीजल का भी देता हूं। तो ये सारी चीजें मैं आपको दे सकता हूं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉलिसी पे मैंने काम किया है, उसको बना के इनको 4 व्हीलर्स की दिया था इमरान खान के जमाने में, लेकिन वहां पे जब इनके ऊपर दबाव आया जापानीज और कोरियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का, तो इन्होंने 4 व्हीलर्स ईवी की पॉलिसी अप्रूव नहीं होने दी उस वक्त से। तो अब आकर कोई उस पर काम हुआ है और गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कोई पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए ना। हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी की पॉलिसी बनाई थी, उसमें ये सब चीजें शुरू दिन से डाली गई थी। तो जब आपने ऑल्टरनेटिव एनर्जी का AEDB का जो एक्ट था उसको ही रिपील कर दिया और उसका जो है उसमें कोई आपके पास एक्सपर्ट नहीं रहा ऑल्टरनेटिव एनर्जी का, तो फिर आपके साथ ये हो रहा है जो इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो अंधेरे में चला गया है। और अगर आप जैसे लोग हैं जो इस चीज़ पे सोल्यूशन रखते हैं, देन व्हाई नॉट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विशाल एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त जो मसाइल है उस पर अपनी बात कर रहे थे और साथ साथ उनके मुताबिक कि उनके पास ऐसे सोल्यूशंस हैं जो प्रोवाइड भी किए गए हैं। मसला सिर्फ इंटेंशन का है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। खूबसूरत स्माइल इंसान की शख्सियत हो उसको इन्हांस नहीं करती, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा जो कह लें ऐड ऑन करती है। लेकिन अगर आपके दांतों की सेहत, उनका कलर, शेप या अलाइनमेंट दुरुस्त ना हो तो यही मुस्कुराहट भी उससे इम्पैक्ट हो जाती है। और यही वजह है कि स्माइल मेकओवर जैसे जदीद डेंटल सोल्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। आज इसी प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर यही बात करेंगे कि किस तरह से स्माइल मेकओवर होता है, क्या होता है, और दांतों की जो शक्ल है, उनका कलर है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और किन अफराद के लिए ये ऑप्शन बड़ा बेहतरीन साबित हो सकता है। और इसी मौजू के ऊपर हम गाइडेंस लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शाहरुख लोधी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मॉडर्न तरीका इलाज के मतलब हमें डिटेल्स भी बताएंगे और आपकी ओरल हाइजीन के हवाले से भी कि कितनी इंपॉर्टेंट है इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहरुख। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर शाहरुख, सबसे पहले तो हमें स्माइल मेकओवर इसका एक फिनोमेना समझाएं। हमने बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी कॉमनली या सुनी है कि लोग कहते हैं जी स्माइल मेकओवर हो जाएगी, ये प्रोसेस कैसा है और क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आजकल ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रेंडिंग के अंदर चल रही हैं, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टर्म हम सुनते हैं जो है हॉलीवुड स्माइल। बिल्कुल ठीक है। सो स्माइल मेकओवर एक सर्टन सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जिसके थ्रू जो है हम आपकी स्माइल को एनहांस कर सकते हैं जो है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ जो है वो सर्जिकली रिलेटेड, गम रिलेटेड जो है वो पोर्शन है जो है, कुछ वो पोर्शन है जिसके अंदर हम आपके दांतों का कलर चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं जो है, और उसके सर्टन तरीक़ाकार है जो है, सर्टन टाइम पीरियड के लिए किया जा सकता है। सो जब भी हमें कोई पेशेंट जो है वो इस चीज़ का तकाज़ा करता है जो है कि मैंने अपनी स्माइल को एनहांस करना है, तो उसके लिए एक कंप्लीट क्लिनिकल चेकअप और उसकी एवेल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पेशेंट की नीड्स अलग हैं, हर पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और यूजुअली क्योंकि जो है सोशल मीडिया से जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो देख के आए होते हैं, तो मीन सपोजली हमारे पास कोई पेशेंट आए और मुझे कहे जो है, कोई फीमेल पेशेंट हो या मेल पेशेंट हो जो है, ठीक है, कि मुझे किसी एक्टर या एक्ट्रेस जैसी स्माइल चाहिए है, तो हर पेशेंट के ऊपर हम जो है वो स्माइल क्रिएट नहीं कर सकते जो है। ठीक है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। ठीक है, और उसको किस प्रोसीजर की किस टाइम के ऊपर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो भी जो है वो मुख्तलिफ है। अब इसके अंदर जो है, ठीक है, सबसे पहले हमारी कंसिड्रेशन होती है जो है, जिस वक्त भी हमारे पास जो है स्माइल मेकओवर के लिए कोई पेशेंट आता है जो है, तो क्योंकि जनरली अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, लेकिन पेशेंट्स अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहे होते जो है। ठीक है, तो वो हम अक्सर मजाक करते हैं जो है कि पेशेंट जो है वो हमारे पास आएगा और हमको कहेगा जो है कि मुझे ब्लीचिंग कर दें, बट हम जिस वक्त क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे जो है तो उसके ब्लीचिंग गम्स होंगे। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट फर्स्ट जो है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ जो हम ओरल चलेंगे। हाइजीन है क्या बेसिकली, कि क्या एक आम इंसान को अपनी दांतों की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? सिंपली जी, एक तो अपनी ब्रशिंग की हैबिट्स को जो है वो बेहतर कीजिए, और जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है, ठीक है, वो जो खाना आप खा रहे हैं, ठीक है, सर्टेनली जो है आज के दौर के अंदर जो है हम जितनी भी प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं जो है, दे आर स्टिकी इन नेचर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उनसे हम जो है वो दूर होते जा रहे हैं जो है। ठीक है, अगर बच्चों में चले जाएं जो है तो वो सब्जियां नहीं खाते, उनको फलों को साबुत फॉर्म के अंदर खाना जो है, ठीक है, वो पसंद नहीं है जो है। आप अक्सर बच्चों को देखेंगे जो है फल तो वो खाते ही नहीं है, और अगर खाते भी हैं जो है, ठीक है, तो वो चाट की फॉर्म के अंदर खा लेंगे या किसी और फॉर्म के अंदर खा लेंगे जो है। सो फूड की इनटेक ऑर्गेनिक करें, अपने फूड की इनटेक ऑर्गेनिक करें, और हार्ड फूड जो है इस्तेमाल करें। जैसे पुराने दौर के अंदर जो है लोग जो है वो गन्ने खाते थे, ठीक है, और वो हमने भी खाए हुए हैं जो है। तो वो ये है कि उससे एक तो जो है वो आपकी जॉ की ग्रोथ की स्टिमुलेशन होती है, और दूसरा जो है, ठीक है, आपके दांत भी स्टिमुलेट होते हैं, और आपके दांतों की क्लेंजिंग भी होती है, एक्चुअली के अंदर गम्स की क्लेंजिंग भी होती है। एंड सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है वो यही है कि आप रात को सोते हुए अपने दांतों को ज़रूर साफ़ करें, और सिर्फ ब्रश नहीं करना जो है, ठीक है, आपने ब्रशिंग करनी है और उसके बाद फ्लॉसिंग भी करनी है जो है। ठीक है, फ्लॉसिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, शायद ब्रशिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लॉसिंग उस जगह से खाने को साफ़ करती है जो कि दो दांतों के बीच में एक स्पेस है जहाँ पे ब्रश नहीं जाएगा जो है, उसने वहाँ से क्लीन करना। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक है, कि आप वहाँ से खाना साफ़ करें। तो ये दो छोटी सी चीज़ें हैं जो है दिन के अंदर जो है 5 से 10 मिनट जो है, ठीक है, आपकी ओरल हाइजीन मांगती है जो है, कि अगर आप वो जो है वो यूटिलाइज़ कर लें प्रॉपर तरीके से, तो मैं नहीं समझता जो है कि आपको किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट की, ठीक है, जो कि डेंटल डिके से रिलेटेड है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, डेंटल इन्फ्लेमेशन लाइक गम्स इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, उसकी बहुत अरसे के बाद जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर शाहरुख, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं अपनी स्माइल को लेकर, ये तो पहला स्टेप है कि आपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है, और इसके बाद आपने डेंटिस्ट के पास आना है अगर कोई और इशू है। अलाइनमेंट का इशू होता है बहुत सारे लोगों को, और फिर होता है कि बच्चों में अगर नहीं उसको टाइमली फिक्स कराया, बड़े के इशूज़ आते हैं। तो ये अलाइनमेंट अगर आपकी
दांतों की नहीं ठीक, उसको बेहतर करने के लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? जी बिल्कुल, जो है अच्छा, अब जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था जो है कि स्माइल मेकओवर की बात अगर हम करें जो है ठीक है, तो उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो है ठीक है। उसी के अंदर ये जो भी आपने बात की जो है कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं जो है ठीक है, उसके अंदर सबसे जो है वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर जो है वो डेफिनेटली जो है वो ग्रोथ का स्लो होना बच्चों के अंदर है जो है। उसके सर्टेन फैक्टर्स हैं जो है वो, अगर हम उसके अंदर जाएंगे जो है तो काफ़ी लंबा जो है वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी जो है ठीक है। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है जो है कि बच्चों के अंदर जो है ये इश्यूज़ जो है वो इस वजह से आते हैं क्योंकि बच्चे जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है, उसमें भी डाइट फैक्टर इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा जो है डाइट फैक्टर इन्वॉल्व है ठीक है। उसकी वजह से जो है वो ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती जो है। अब मुंह के अंदर एक सेट ऑफ प्राइमरी टीथ हैं, उसके बाद जो है परमानेंट दांतों ने आना है। अब वो परमानेंट दांत साइज़ के अंदर बड़े हैं, क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा हैं ठीक है। सो जॉ उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता जो है, तो दांत आगे पीछे होकर निकल आते हैं। अब सर्टेनली जो है ठीक है, बच्चों की अगर हम इसमें बात करें जो है, इट इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो है ठीक है, और वन ऑफ द प्रोसीजर्स जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्माइल मेकओवर ठीक है, जो हमारी कंसिडरेशन के अंदर होता है जब भी कोई भी पेशेंट आता है। सो अगर हम पर्टिकुलरली बच्चों की बात करें तो उनके अंदर तो स्माइल मेकओवर का इतना जो है वो सिलसिला नहीं है जो है। लेकिन अगर हम ब्रेसेस के ट्रीटमेंट का, या जिसको हम अपनी फील्ड में ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, उसके अंदर जो है वो हम कहते हैं जो है कि बच्चे के अंदर जब मिक्स्ड डेंटिशन की स्टेज आ जाए, लाइक जब फर्स्ट मोलर इरप्ट हो गए हैं आपके जो है ठीक है, और अराउंड 10 साल की एज है ठीक है। सो आप बच्चे को जो है एक तो वैसे ही आपने कॉन्टीन्यूसली जो है ईयरली, मिनिमम ईयरली, जब वो हम कहते हैं कि बच्चा के मुंह में जब एक दफ़ा दांत आ गया ना जो है ठीक है, दैट इज़ अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज के अंदर जो है ना, तो फिर उसके बाद ना उसका डेंटल चेकअप भी मस्ट होता हो गया ठीक है। सो आपने ईयरली बच्चे को चेक करवाते रहना जो है। सर्टनली हम नोट करते रहते हैं कि जॉ की ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो 10 साल की एज के अंदर हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो है ठीक है। सो हम कुछ मायोफंक्शनल अप्लायंसेस देते हैं ठीक है, जिसकी वजह से जो है जॉस की ग्रोथ को स्लो डाउन या फास्ट किया जा सकता है जो है ठीक है। सो उसको ग्रोथ मॉडिफिकेशन कहते हैं जो है। उस स्टेज के ऊपर 10 साल की एज में, सिंस द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग, बढ़ रहा है वो जो है, उसका ग्रोथ अभी स्पर्ट चल रहा है, तो हम जो है तकरीबन 14 साल की एज तक जो है बच्चों के अंदर जो है ग्रोथ मॉडिफिकेशन एक हद तक जो है वो कर सकते हैं जो है। अगर उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं, अकोमोडेशन के जो है दांत प्रॉपर्ली तरीके से अलाइन नहीं किए जो है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ब्रेसेस हैं, और ब्रेसेस में भी जो है वो 2 तरह के हैं जो है ठीक है। अब हमारे पास क्लियर अलाइनर्स मौजूद हैं जो है ठीक है। इट्स जस्ट ए प्लेट जो है ठीक है, जिसके सीक्वेंस के अंदर 3D डिज़ाइन सेट होते हैं जो है फॉर टिल द फाइनल रिजल्ट। सो एवरी 10th डे जो है वो आप उस लाइनर को चेंज करते जाते हैं जो है ठीक है। हर लाइनर के मुताबिक जो है उसकी मूवमेंट होती जाती है, और हम फाइनल रिजल्ट अचीव कर देते हैं। और जो सिंपल ब्रेसेस हैं जो है, उसका तो जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सब लोगों को पता ही है जो है ठीक है, और उसके थ्रू भी जो है वो सही किया जा सकता है। बाकी अगर मैं स्माइल मेकओवर की बात करूं, जो कि जो है जिसको हम एक प्रॉपर स्माइल मेकओवर जो है, जिसके लिए जो है मेरे पास कोई जो है सेलिब्रिटी आएगा जो है, या फिर कोई ऐसा बंदा आपकी फील्ड का जो है मीडिया से रिलेटेड आएगा जो है, बिकॉज जो है वो सर्टेन चीज़ें हैं जो कि जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड हैं। सो उसके अंदर जो है ठीक है, मेरी जो है सबसे पहली एवेल्यूशन होगी जो है ठीक है जो है, तो हम स्माइल लाइन नोट करेंगे ठीक है, आपके दांतों का कलर नोट करेंगे ठीक है, शेप नोट करेंगे, और उस सबसे पहले जो है मैं एक थॉरो ओवरव्यू लेना चाहूँगा जो है अपने पेशेंट से जो है, कि वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को समझना, और फिर जब आप उसको समझ लें जो है ठीक है, तो उसके बाद उसको इस चीज़ को समझाना जो है ठीक है, कि वी हैव सर्टेन लिमिट्स, वी आर ह्यूमंस ठीक है, जाहिर है, तो हम उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते चीज़ों के अंदर। और जो इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है जो है ठीक, पेशेंट ये समझता है जो है ठीक है कि आई हैव ए मैजिक बैंड, और मैं चुटकी बजाऊंगा जो है, और 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो है कोई स्माइल मेकओवर का कोई रिजल्ट दे दूंगा। इट टेक्स टाइम, और आपको हर चीज़ का एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहरुख, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद शाहरुख लोधी हमारे साथ मौजूद, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन है, स्माइल मेकओवर के हवाले से मैं गाइड कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बच्चों की नशोनुमा के हवाले से अगर हम बात करें तो खिलौनों का किरदार सिर्फ तफरी की हद तक महदूद नहीं होता, बल्कि उनकी जहनी हो, जिस्मानी हो या उनकी इमोशनल वेलबींग हो, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। आजकल मार्केट के अंदर बड़े मुख्तलिफ इक़साम के खिलौने अवेलेबल होते हैं और इसमें क्या हर खिलौना बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक खिलौनों का जो दुरुस्त इंतखाब है, बच्चों की सीखने की सलाहियत हो, क्रिएटिविटी हो, ज़बान, उनका बोलने का अंदाज़ और दीगर मसाइल को भी हल करने की महारत रखता है खिलौनों के साथ खेला। जबकि गैर मुनासिब या स्क्रीन बेस्ड जिन्हें हम खिलौने कहते हैं, बाज़ औक़ात बच्चों की तवज्जो हो, उनके रवैये हों और जो सोशल इंटरेक्शन है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि हर उम्र के लिए एक डिफरेंट तरह के खिलौने होते हैं और जिसका ही एक्सपोजर होना चाहिए उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। सो आज हमने इस मौजू पे बात करनी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। सबा फयाज हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं। सबा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे हम तो इतना बॉदर नहीं करते कि कौन से हर खिलौना, सिर्फ मुझे पता है रेटल सेट्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, न्यू बॉर्न, उसके बाद फिर हमें नहीं अंदाज़ा होता कितना इंपॉर्टेंट है राइट टॉयज़ का इंतखाब। हाँ, और इसके बारे में ना अब रिसर्चेस भी होने लगी हैं। हमें तो जो बस मिल जाता था हम उसी में खुश हो जाते थे बट अब अगर आप देखें तो एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ के नाम से आपको मार्केट में भी टॉयज़ मिलेंगे। इवन पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अब अवेयरनेस है। जब शुरू से हम लाइक अर्ली एजेस से शुरू करें तो जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चे, हम कहते हैं कि 3-4 महीने तक बच्चे की ना वो अभी कलर्स उस तरह से डेवलप नहीं होते, तो वहाँ पे हमने ब्लैक एंड वाइट जो टॉयज़ हैं, जो 2 बेसिक हमारे कलर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई बच्चा करना सीखे। फिर इसके बाद हम जाते हैं सेंसरी टॉयज़ की तरफ, जिसमें हमारी सारी जो सेंसेस हैं, कॉमन साइट की, लिसनिंग की, टच की, टेस्ट की, ये वाले टॉयज़ हम बच्चों में इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं। टचिंग वाले जैसे सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, फिर जैसे हम बच्चों को सैंड एक्सपोजर कराते हैं, अब मड का एक्सपोजर कराते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉयज़ आपको मिलते हैं मार्केट में जिससे बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़, फिर प्ले डो एक आपने देखा होगा, बच्चे उससे डिफरेंट चीज़ें बनाना शुरू हो गए। तो ये 2 साल तक जो है वो आप सेंसरी टॉयज़ की तरफ जाते हैं। फिर 2 to onwards लाइक 3 to 5 ईयर्स में आप बच्चों को ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं टॉयज़ जिससे बच्चे इमिटेट करना सीखें, जिसको हम अपनी प्ले थेरेपी में भी यूज़ करते हैं। ये ऐसे टॉयज़ होते हैं जिससे बच्चे स्टोरी मेकिंग, इमेजिनेशंस करना सीखते हैं। सपोज मैंने एक डॉल हाउस दिया और एक बच्ची है, वो प्रॉपर उससे ऐसे प्ले करेगी जैसे वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को, मदर को देखती है, वो इमिटेट करेगी। और ये जो वाले टॉयज़ हैं और ये जो एज है ना 3 to 5 की, ये प्ले थेरेपी के लिए बहुत इफेक्टिव एज है। हमने कोई बच्चों का कोई अंडरलाइन कॉज भी आइडेंटिफाई करना हो तो हम प्ले थेरेपी की तरफ जाते हैं। और उसमें जैसे स्कूल का सेटअप बना के दिया, होम का सेटअप बना के दिया। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो एनिमल वाले टॉयज लेकर तो उसको जंगल या जू की तरह से भी खेल रहे होते हैं, बॉयज स्पेसिफिकली। तो वो जाहिर है फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली भी चीज़ें आ जाती हैं। बट द थिंग इज, अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ये वो एज है जहाँ पे बच्चा इमिटेट करना सीखता है। तो हम फिर ऐसे टॉयज़ उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनको वो इमिटेट करेंगे अपने बड़ों को देखते हुए। फिर इसके बाद वाली जो एज है 5 ईयर्स के बाद, वहाँ पे फिर बच्चा जो है वो ब्लॉक्स मेकिंग, पजल मेकिंग, फिर बच्चा लेगोज, आजकल आपने देख रहे हैं कि बच्चे लेगोज बना रहे हैं। अब ये वो वाले टॉयज़ हैं जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इन्हांस होती है, उनकी एनालिटिकल अप्रोच उनको अंदाज़ा होता है, वो खुद से आइडेंटिफाई करते हैं। और लेगो आप देखो कितने दिन का प्रोजेक्ट है, कितने दिन लग जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट बच्चे ने वहीं रखा है, वहीं से शुरू किया, वहीं पे आके आपने बनाना है। तो ये इस तरह से एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ हम बच्चों में यूज़ करते हैं। अच्छा सबा, लेकिन अब उसमें ये होता है कि वही बात है कि ये तो अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, लेकिन स्टिल अभी बहुत सारे पेरेंट्स को भी नहीं है पता कि आपने बच्चे को, अब तो हमारे पास स्क्रीन बेस्ड टॉयज़ बहुत ज़्यादा है जिसका एक्सपोजर बच्चों के पास बहुत है। किसी ने कोई गेम पकड़ी हुई है, किसी ने कोई आईपैड की तरह का कोई इक्विपमेंट है जिसमें नंबर्स हैं एंड एवरीथिंग। ये कितने अप्रोप्रिएट है? अच्छा, स्क्रीन बेस्ड टॉयज़ में ना यही वाली बात है कि थोड़ी सी अगर हम अवेयरनेस देना शुरू करें ना, तो ऐसे टॉयज़ ना हो जो बच्चों को ओवर स्टिमुलेट करें। वो ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हार्मोन्स उस तरह से
एक्सक्रीट करते हैं डोपामाइन बहुत ज़्यादा। हम 2-2 घंटे फ़ोन देखते हैं तो फिर जाके हमारी कोई तसल्ली होती है। हाँ, तो अगर वही वाली चीज़ हम बच्चों को इनिशियल लेवल पे दे दें तो बहुत ज़्यादा उनका ब्रेन जो है वो फास्ट हो जाएगा ना, ओवर स्टिमुलेट करेगा, फिर इसीलिए उनका वो टाइम स्पैन कम हो जाता है। हम कहते हैं अटेंशन का टाइम कम हो गया है। बच्चा बच्चा नहीं देख सकते आप। हाँ। अब वो 2 घंटे की मूवी नहीं देखते हैं, आप उनको लगा के बिठाओ, कहते हैं शॉर्ट मूवीज लगाते हैं, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे क्योंकि होते हैं। ओवर स्टिमुलेट कर दिया ना, हम उनको हेल्दी स्क्रीन वाले टॉयज या हेल्दी स्क्रीन टाइम नहीं देते। वो अब वही है 15-20 मिनट, और 15-20 मिनट का तो बच्चे को कुछ भी नहीं है, उनको पता ही नहीं ऐसे ही है। है। अच्छा, अब सबा पेरेंट्स को कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना, और सेकेंडली एक बहुत लर्निंग, जो आपने अभी ब्लॉक्स की बात की, लेगोस की बात की, कुछ ऐसे नंबरिंग हैं, कुछ ऐसी तस्वीरों वाले टॉयज़ भी होते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, सिंस आई डोंट हैव किड्स, तो मैं देखती ऑब्जर्वेशन है। सो आई रियली वांट टू आस्क यू कि कितनी लर्निंग फेज भी साथ साथ होना चाहिए बच्चों का, कि वो काउंटिंग सीख रहे हैं या स्कूल प्री स्कूलिंग में जो प्ले ग्रुप्स वगैरह में, किंडरगार्टन में बच्चों को मिलते हैं टॉयज़, वो कितना हेल्पफुल होते हैं उनकी अच्छा, आगे? जैसे मैंने आपको बताया कि 0 to 2 में हम सेंसरी टॉयज़ की तरफ जाते हैं। अब उसमें जो है वो सेंसरी टॉयज़ में कुछ टचिंग वाले हैं जिसमें नंबर्स हो सकते हैं। हाँ। टचिंग वाले टॉयज़ में ABC हो सकती है। बिल्कुल सही। टचिंग वाले टॉयज़ में हम कोई एनिमल्स को ले सकते हैं, फ्रूट्स के नेम, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चे में इंटेलेक्चुअली भी उनको ग्रो करने में हेल्प कर रही होती हैं, और प्लस उनके कलर्स, वो उनका टच, उनकी अगर साउंड्स वाले हैं, जैसे अब आपको पता है वो म्यूजिकल भी ABC वाले आ जाते हैं बच्चे, वो हाँ म्यूजिकल फ्रूट नेम्स आ रहे हैं, म्यूजिकल राइम्स आ रही हैं, तो वो बच्चों में काफ़ी चीज़ें इस तरह से इन्हांस कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे आप फिर एज अप्रोप्रिएट जाते हो, जैसे मैंने बताया कि इमेजिनेशनल वाले टॉयज़, तो उसमें डॉल हाउस इस तरह के हैं। फिर आपके पास बॉयज़ में पूरे पूरे वो सेट्स हैं कार्स के, पूरी पूरी वर्कशॉप बनी हुई है जो बच्चों ने कार फिक्स करनी है, वॉश करनी है, तो उसमें बहुत सारी लर्निंग बच्चों की चल रही होती है। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड सबा, हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए, और जो स्कूल्स में भी जाते हैं, इवन जो उनका प्ले टाइम होता है प्री स्कूल के अंदर, वो भी बड़ा एक मेजर टाइम होता है जो उनका लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें दोनों पर्सपेक्टिव से, कि बच्चों को वॉच करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्दी स्क्रीन टाइमिंग में प्ले कर रहे हैं या बस आपने छोड़ दिया है। तो ये देखें बच्चा किस टॉय के साथ प्ले कर रहा है। अगर वो इमिटेट करने वाली स्टेज में, तो वो क्या इमिटेट कर रहा है। उससे ये होगा कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ग्रेजुअली आपने उनको किन एरियाज़ में ग्रो कराना है आपको वो भी अंदाज़ा होगा। प्लस पेरेंट्स के लिए ये भी एक सजेशन है कि बच्चों के साथ इट्स नॉट कि आप आधा घंटा या घंटा खेलें, आप थोड़ा टाइम खेलें लेकिन हेल्दी टाइम उनको दें। तो ये एक क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच सबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ रहे। सबा हमारे साथ मौजूद थी जी। आज हमने टॉयज़ के ऊपर बात की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो टॉयज़ का इंतखाब है वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है बच्चे की ओवरऑल क्रिएटिविटी पे, उसके बोलने पे, उसकी मेंटल ग्रोथ के ऊपर। सो ये डिस्कशन हुई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब हम बात कुछ आर्ट की करेंगे, जो कि सिर्फ कलर्स और लाइंस का खेल नहीं होता, बल्कि समहाउ आपके इमोशंस हो, आपके ख्यालात हों, आपकी अंदरूनी कैफियत को बयान करने का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो कह लें ज़रिया है। आज हम बात करेंगे ऐसे आर्टिस्ट के हवाले से जो अपने फ़न के ज़रिए ना सिर्फ स्टोरी टेलिंग करती हैं, बल्कि देखने वालों को एक नई दुनिया में भी ले जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी राबील अली ज़ैदी, जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट भी हैं, फ़ाइन आर्ट इंस्ट्रक्टर भी हैं, और उनके काम में आपको बड़े डीप मैसेजेस मिलते हैं। मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए वो विजुअल स्टोरीज़ में उनको ढालती हैं, उसको यूटिलाइज़ करके ना सिर्फ ख़ुद क्रिएट करती हैं, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को भी बाकायदा आर्ट कोर्सेज़ के ज़रिए टेक्निकल स्किल्स हो, तख्लीकी इजहार हो, वो भी सिखाती हैं। इसके साथ साथ वो वेरेबल आर्ट जैसे हैंडमेड ज्वेलरी हो, हैंड पेंटेड शूज़ हो, उस पर भी काम कर रही हैं, जो उनके कहा जाए ना कि अपने फ़न को रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर रही हैं। सो आज हम राबेल से आपकी मुलाकात करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच राबेल, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेल, and I hope you are doing well too. And thank you so much for having me today.
Thank you so much for joining us, Rabil. Tell us about your art journey. कैसा रहा अब तक? आप चूँकि आप पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं और खुद भी आप एक आर्टिस्ट हैं. So I really want कि आपका जो आर्टिस्टिक जर्नी आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें. मेरा आर्टिस्टिक जर्नी बेसिकली जब मैं छोटी थी तो आई डिडंट नो कि आर्ट भी कोई चीज़ है. बट जब मैं टीवी पे देखती थी कार्टून्स डिफरेंट चीज़ें तो मैं खुद ही उसको डूडल करती थी और ये मेरे इंस्टिंक्ट में था बचपन से. तो उसके बाद थ्रू माय फैमिली सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे पीयर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में. मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला तो ग्रेजुअली मैंने इसको जो है अपने करियर में ट्रांसफॉर्म कर लिया. फर्स्ट मैंने प्राइमरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे साइंस पढ़ा है, प्री इंजीनियरिंग पढ़ा है. Then I wanted something like a merge of science and art. That's why मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से BS इस्लामिक आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर परस्यू किया. एंड उसके बाद ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग इज़ अ गुड थिंग बट आई कैन डिस्कस एंड मैं अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छी तरीके से आर्ट के थ्रू कर सकती हूँ. दैट्स वाई आई परस्यूड आर्ट एज अ करियर आफ्टर दैट. सो आपका जॉनरा बेसिकली क्या है? आर्ट के अंदर स्पेसिफिकली आप क्या क्या कर रही हैं? अभी फ़िलहाल मैं आर्ट में अपने पर्सनल स्टाइल पे काम कर रही हूँ. फर्स्टली मैंने डिफरेंट रियलिस्टिक आर्ट पे काम किया है. स्टार्ट मैंने किया था पेंसिल से, ग्राफाइट से मैंने स्टार्ट लिया था एंड ग्रेजुअली देन आई ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चारकोल. मैंने चारकोल पे काम किया काफ़ी सारा. फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर किया जिसमें एक्रेलिक्स है, ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है एंड मिक्स मीडिया में भी मैंने बहुत काम किया है. तो मैंने डिफरेंट मीडियम्स को एक्सप्लोर किया है अभी तक और फ़िलहाल अभी करेंटली आई एम वर्किंग ऑन डेवलपिंग माई ओन आर्ट स्टाइल जो कि एक सरियल आर्ट स्टाइल है. और मैं समझती हूँ कि मैं अपनी इनर स्टेट को, अपनी मेंटल थॉट्स को, अपनी जो मेरे अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ. बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. अभी मैं अपने आप को एज अ सब्जेक्ट स्टडी कर रही हूँ फ़िलहाल पर्सनली. एंड साइड बाय साइड आई एम डूइंग लाइक आई एम अ फाइन आर्ट्स इंस्ट्रक्टर. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाती हूँ और लोकली भी मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को. ज़बरदस्त. तो ये जो वेरेबल आर्ट है ये क्या है? हैंड पेंटेड शूज़ हो, हैंडमेड ज्वेलरी हो, ये सब भी आप करिए? जी बिल्कुल. वेरिएबल आर्ट पे मैंने अभी करेंटली काम करना शुरू किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट सिर्फ वॉल्स तक महदूद नहीं होती, कैनवसेस तक महदूद नहीं होती. हमें उसको रोज़मर्रा लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए जो कि आर्ट दैट कैन मूव विद योरसेल्फ. तो इसलिए मैं अभी पेंटेड शूज़ पे काम कर रही हूँ. आई एम कोलैबोरेटिंग विद पेंटेड जूते, दैट इज़ अ ब्रांड. और इसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई ओन ब्रांड अलॉन्ग विद 4 अदर आर्टिस्ट और जिसका नाम है कला. कला हमने इसको नाम दिया है बिकॉज इट साउंड्स ट्रेडिशनल एंड ऑल्सो कला मीन्स एक हुनर. तो हम उसमें अभी हैंडमेड ज्वेलरी बना रहे हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर थिंकिंग अबाउट इट्स एक्सपेंशन टू, जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल आर्ट पे काम करेंगे, पेंटेड जैकेट्स पे काम करेंगे, पेंटेड शूज़ पे काम करेंगे एंड डिफरेंट चीज़ों पे काम कर सकते हैं इन फ्यूचर. ज़बरदस्त. तो जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आर्ट सिखाती हैं, वो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? और ज़ाहिर है एक ख़ुद भी आप जब सीख रहे हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और साथ साथ आप सिखा भी रहे हैं. जी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज़ मैं ये समझती हूँ कि हमारी लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है. सारी ज़िंदगी लर्निंग चलती रहती है. लाइक मैं अगर कह दूँ कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मेरी लर्निंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें नई भी पता चलती हैं. मुझे बच्चों के डिफरेंट मेंटल लेवल्स पे काम करना, बिकॉज़ हर एक की अपनी क्रिएटिविटी होती है, हर एक का अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है. तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं उनके उस एक्सप्रेशन को थ्रू पेंटिंग एंड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स में बाहर लेके आती हूँ और उन पे काम करती हूँ. मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेट करती है. लवली. इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से राबिल आप कुछ कहना चाहें लोगों को जो आपके आर्ट को फॉलो करते हैं, जो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे आजकल आर्टिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पे उनका होता है कि हमें स्कोप नहीं मिल रहा आर्ट का. पाकिस्तान में इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जिस पे काम किया जा सके. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और जो पैशन होता है उसको आप कभी भी पीछे नहीं रख सकते अपना.
क्योंकि आपको वही चीज़ मिलती है जो जिसकी आप जस्तजू करते हैं, आप जिसको सीख करते हैं आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो स्कोप हमें खुद बनाना होता है इस फील्ड में। और पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग जब कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे काम करते हैं तो स्लो प्रोग्रेस इज़ स्टिल अ प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए है और इंशाल्लाह हमें फिर प्लेटफॉर्म्स भी इसी हिसाब से मिल जाते हैं। ज़बरदस्त। और कला को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? लोग आप को अगर देखना चाहते हैं आपके वेरेबल आर्ट को? जी ज़रूर, हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट है कला के नाम से, आप सब लोग उस पर देख सकते हैं। हमारी हैंड पेंटेड ज्वेलरी पे अभी हम काम कर रहे हैं जिसमें हम क्ले के थ्रू भी काम करते हैं और इसके अलावा हम मिनिएचर आर्ट पे मेनली फोकस कर रहे हैं इस टाइम। तो उसमें हम डिफरेंट पेंडेंट्स बना रहे हैं और इयरिंग्स बना रहे हैं और लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं उसको, और इंशाल्लाह हम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फ़ेज़ है, हम इस पर मज़ीद काम करेंगे। तो जो आर्टिस्ट आपके साथ कोलैबोरेट करें इस ब्रांड में, वो क्या लोकल आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, कौन है वो? वो बिल्कुल मेरे लोकल आर्टिस्ट हैं एंड एक्चुअली दे आर माय स्टूडेंट्स। मैं उनको सुपरवाइज़ कर रही हूँ, बट दे हैव एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई हैव कोलैबोरेटेड विद देम। और हम 5 हैं टोटल, 5 लेडीज़ हैं हम, एंड डिफरेंट एज ग्रुप्स की हैं। तो हम पाकिस्तान के टैलेंट को, पाकिस्तान के आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे शो करना चाहते हैं कि लेडीज़ क्या कुछ कर सकती हैं इस पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। ज़बरदस्त, दैट्स एन अमेजिंग थॉट। थैंक यू वेरी मच राबेल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राबेल अली जैदी हमारे साथ मौजूद थी। आर्टिस्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हैं, पढ़ाती भी हैं, ख़ुद भी सीख रही हैं और वेरेबल आर्ट पे काम कर रही हैं और लोकल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके अपना ब्रांड भी स्टार्ट कर रही हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी होपफुली मंडे को। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।